गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सादर प्रणाम। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कितनी बार ही गिरना पड़े। सपनों को तो पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। इस संसार के अंदर जो व्यक्ति अपने खुद का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो बाह्य के बजाय आंतरिक लड़ता है, वो अपने खुद से लड़ता है। मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए। व्यक्ति अपने मन से लड़ता है, अपने दिलो दिमाग से लड़ता है, अपने मस्तिष्क से लड़ता है। वो खुद से लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के अपना कंसंट्रेट है वो वापस आ पाता है। और अपन कंसंट्रेशन के माध्यम से ही कंसंट्रेट होकर के अपन अपनी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो अपने खुद से लड़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर सुधार कर लेता है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आइए, हम जो पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र, चंबल की सहायक नदियां, बनास वगैरह जो यमुना की सहायक बनती है, यमुना के माध्यम से गंगा की सहायक बनती है और बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र बनाती है। उनमें से हमारे आज की जो नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी के जो उपनाम मिलते हैं वो खूब सारे उपनाम मिलते हैं। चंबल नदी को सर्वप्रथम मालव गंगा कहा जाता है। मालव गंगा, क्योंकि जब ये विंध्याचल पर्वत से होकर के निकलती है तो ये जो पठार है ये मालवा का पठार कहलाता है, इसलिए इसे मालव गंगा कहा जाता है। मालवा के पठार से निकलने के कारण इसे मालव गंगा कहा जाता है। मालव गंगा के बाद में ये राजस्थान के लिए कामधेनु का काम करती है, सारी इच्छा पूर्ति करती है, इसलिए इसे कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान में ये सदा नीरा है, नित्यवाही नदी है, एकमात्र राजस्थान की नित्यवाही नदी है, नित्यवाही नदी है, इसलिए इसे राजस्थान की सदा नीरा नदी कहा जाता है। इसे साहित्य के अंदर चर्मणवती भी कहा जाता है, चर्मणवती भी कहा जाता है। वो अपनी नदी है जिसे अपन क्या कहते हैं, चंबल नदी। चंबल नदी कोटा के अंदर इस चंबल नदी को चंबल माता के रूप में पूजा भी जाता है, चंबल माता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार मालव गंगा, कामधेनु, सदा नीरा, नित्यवाही, चर्मणवती, चंबल नदी, चंबल माता आदि नाम से निकलती है। इस नदी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य मेघदूत में भी किया है। कालिदास ने लूणी नदी को, जो लूणी नदी थी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, उसे अंतः सलीला कहा था। तो इस प्रकार कालिदास ने अंतः सलीला लूणी को भी कहा है और कालिदास ने इसी नदी का उल्लेख मेघदूत में, चंबल नदी का उल्लेख मेघदूत में किया। मेघदूत में कालिदास ये कहते हैं कि जैसे ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ एक स्थान है, पर्वत है जिसे सरगुड़ा कहते हैं, सरगुड़ा पर्वत, और हिमालय पर्वतमाला में एक स्थान है जिसके अलकागिरी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलकागिरी के अंदर कुबेर रहते थे, धन के देवता कुबेर। कुबेर की सेवा करता था यक्ष। यक्ष की नई नई शादी हो चुकी थी, वो सरगुड़ा रहती थी, यक्षनी का निवास सरगुड़ा था, और नई शादी होने के बाद में वो कुबेर की सेवा में चला गया यक्ष। जब कुबेर की सेवा में चला गया तो एक दिन कहते हैं कि यक्ष कुबेर की सेवा करते हुए अपनी नई नवेली पत्नी को याद करते हुए और उसे संदेश भेज रहा था और उसके आंख लग गई। तो कहते हैं कि कुबेर जग गए और यक्ष की आंख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा में आओ और आपकी आंख लग गई, ये इस प्रकार थोड़ी चल सकता है। तो उसने, यक्ष ने कुबेर को समझाया कि मैं, मेरी नई नवेली जो दुल्हन है जिससे मैंने अभी सद्य विवाह किया, बिल्कुल एकदम नई नवेली है, मैं मेरी प्रेयसी को, यक्षिणी को पत्र लिख रहा था और उसका, तो वो कहता है कि पत्र किसके माध्यम से भेज रहा था, तो उसने कहा कि मैंने मेघ को दूत बनाया और इस प्रकार मैंने पत्र भेजा। फिर वो कुबेर है वो नाराज होकर के उसका देश निकाला दे देता और यक्ष है वो वहां से भी मेघदूत के माध्यम से मेघ को दूत बना करके अपना जो है यक्षिणी को सरगुड़ा के अंदर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, वो अपना पत्र भेजता है। तो कालिदास ने यक्ष के मुंह से यह कहलाया है मेघदूत के अंदर है कि किस प्रकार यक्ष ने मेघदूत को संदेश देते हुए कहा था कि तुम अलकागिरी, हिमालय पर्वत से, अलकागिरी वर्तमान में नेपाल में, हिमालय पर्वत से जब तुम सरगुड़ा की तरफ जाएगा, कौन कौन सी नदी आएगी, नाले आएंगे,
किस प्रकार के पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, और तेरे को किस किस नदी से जब तेरे को जल की आवश्यकता हो तो जल ग्रहण करना है, कौन से पहाड़ पे तेरे को जल बरसाना है। तो उस नदी के अंदर एक उल्लेख आता है, जैसे यमुना गंगा के अंदर उल्लेख आता है, इसी प्रकार अपने चंबल नदी का उल्लेख इस मेघदूत में किया गया है। इस प्रकार कालिदास ने अपने साहित्य के अंदर चंबल नदी का उल्लेख किया। तो ये इन नामों के पुकारा जाता है, और मेघदूत में कालिदास महाकवि ने उल्लेख किया। देखो, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली एक पर्वतमाला है जिसे विंध्यन पर्वतमाला कहते हैं। विंध्यन पर्वतमाला कहते हैं। इस विंध्यन पर्वतमाला में एक जिला है मऊ, जो मऊ एक छावनी भी है, और आजादी के समय भी एक बड़ी छावनी थी मऊ। मऊ से निकल करके मऊ के पास में जो पहाड़ी है विंध्याचल पर्वतमाला की, वो है जनापा पहाड़ी। जनापा पहाड़ी से निकल करके उत्तर दिशा की तरफ बहती है, और ये मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। 320 किलोमीटर बहने के बाद में ये मंदसौर निम्स बहने के बाद में राजस्थान का चित्तौड़ इस प्रकार दो भागों में। ये जो चित्तौड़ है ये भैंसरोडगढ़ पड़ता है, ये भैंसरोडगढ़ का भाग है। इस प्रकार ये चित्तौड़ से प्रवेश करती है। तो चित्तौड़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद में ये राजस्थान के कोटा में प्रवेश करती है, कोटा में। इस प्रकार कोटा के बाद में ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। तीसरा जिला है वो बूंदी में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में ये चौथे सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर और कोटा की ये सीमा भी बनाती है, सवाई माधोपुर। फिर ये करौली, फिर ये धौलपुर। इस प्रकार टोटल ये करौली और छठा जिला है धौलपुर, ये टोटल 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की इसके अतिरिक्त लूनी और बनास भी और चंबल, ये 3 नदी ऐसी है राजस्थान की जो 6 जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। इस प्रकार ये 320 किलोमीटर तो बहती है एमपी में, 322 किलोमीटर बहती है ये राजस्थान में। ये राजस्थान में पाली, सवाई माधोपुर के अंदर पाली, या इसे पालिया भी कहते हैं, पालिया। पालिया से जो धौलपुर का भाग है पिनाट, यूपी में पड़ता है, ये पिनाट तक 252 किलोमीटर ये एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। 157 किलोमीटर ये यूपी में बहती है। इस प्रकार ये राजस्थान में बहती है 320 किलोमीटर, और एमपी में बहती है 320 किलोमीटर, और 322 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, और 252 किलोमीटर ये राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है, और 157 किलोमीटर ये यूपी में बहती है। कुल ये 1051 किलोमीटर बहती है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि ये 1051 किलोमीटर बहती है। इससे पहले जो LR भल्ला थे, जो बहुत ज्योग्राफी के माने जाने थे, LR भल्ला की जो किताब है ज्योग्राफी की, उसमें इसकी लंबाई 965 थी। हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो किताब है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, जो सस्ते साहित्य में शामिल होती है, उसमें भी जो है वो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है। इस प्रकार ये हरिमोहन सक्सेना LR भल्ला में 965 है, लेकिन नवीन इसकी लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है। फिर ये यूपी के अंदर मुरादगंज नामक स्थान पर, ये औरैया जिला में यूपी में, इधर से यमुना आती है और यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार ये राजस्थान में पहले कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, फिर ये कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा भी बनाती है। या इसको बड़े रूप में बनाते हैं कि इस प्रकार ये इधर से जो आती है यमुना, और ये यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार ये यमुना में मिलती है। इस पूरी नदी का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार है। जैसे ये यहां से ये जनापा पहाड़ी से निकलती है, जनापा पहाड़ी एमपी में मऊ जिला विंध्याचल पर्वतमाला में पड़ती है, विंध्याचल पर्वतमाला। फिर ये राजस्थान में ये उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर दिशा, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। और राजस्थान में
जब ये प्रवेश करती है, इस प्रकार ये जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो यहाँ ये चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिले की यहाँ जो तहसील है वो भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़ के रावत बाटा के पास में जो चित्तौड़गढ़ की तहसील है रावत बाटा, इस रावत बाटा तहसील के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन जो एमपी में स्थान है वो है चौरासीगढ़। ये चौरासीगढ़ के नजदीक से राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये जैसे ये चौरासीगढ़ के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है और चौरासीगढ़ से लगा करके जब ये चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ से आगे बढ़ती है, ये भैंसरोडगढ़ आता है। यहाँ एक नदी आकर के इसमें मिलती है, उस नदी का नाम है बामनी। बामनी और भैंसरोडगढ़, बामनी और चंबल के संगम पर एक किला स्थित है जिसे भैंसरोडगढ़ कहते हैं। भैंसरोडगढ़ की जिला ये यहाँ अपना संगम करती है बामनी नदी के साथ में। वहां भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये बामनी नदी जब यहाँ भैंसरोडगढ़ के अंदर दड़ंगा लगाती है तब ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लगभग 18 मीटर ऊंचा है। वो बामनी नदी जहाँ चंबल नदी के साथ में मिलती है भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास में, वहां ये बनाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग तीनों ओर से जल से घिरा है, इसलिए राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है। इससे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। वेलोर तमिलनाडु में एक जिला है और बड़ा राजस्थान भारत का सामरिक दृष्टि से उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जिला था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य ने उस किले का निर्माण कराया था। यह राजस्थान का वेलोर कहलाता है, इसी कारण से भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और कर्नल जेम्स टोड जो इतिहास के पिता में कहा जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में ऐसी कोई रियासत मिल जाए कि मुझे चूज करने को कहें, मुझे पसंद करने को कहें, तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग की रियासत है उसे भैंसरोडगढ़ को पसंद कर दूंगा, क्योंकि वहां इतना वो उसे स्वर्ग मानता था। वो कहता था कि यदि कहीं स्वर्ग है तो वो भैंसरोडगढ़ है। तो इस प्रकार आज मेवाड़ के 16 ठिकानों में महत्वपूर्ण ठिकाना था भैंसरोडगढ़। इस प्रकार 16 ठिकानों में महत्वपूर्ण था। भैंसरोडगढ़ का निर्माण भैंसा सिंह नाम के एक व्यापारी ने करवाया था। उसके साथ में तो जो था वो रोड़ा नामक चारण था। रोड़ा चारण और भैंसा सिंह ने मिलकर के बनाया, इसलिए इसका नाम भैंसरोड हो गया। तो भैंसरोड एक व्यापारियों द्वारा बनाया गया। व्यापारी जो थे उस समय वो बंजारे थे, अपने ऊंटों पर, गधों पर, ये भैंसों पर अपने माल लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते थे। इस प्रकार ये सिंध मुल्तान से मालवा की तरफ जाते थे और मालवा से वापस सिंध मुल्तान की तरफ, लाहौर की तरफ आते थे। तो इस प्रकार इस भैंसरोडगढ़ के किले का निर्माण एक व्यापारियों द्वारा करवाया गया और बड़ा सुंदर रमणीक स्थल है। इस भैंसरोडगढ़ को कभी चरमणियावती नगरी कहा जाता था। चरमणियावती नगरी, इस चरमणियावती नगरी के नाम पे ही इस नदी को चरमणवती नदी कहा जाता है। इस नदी को चरमणवती नदी कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है, सदानीरा कहा जाता है। तो चरमणवती नगरी कहा जाता था भैंसरोडगढ़ को। इस प्रकार ये बामनी और भैंसरोडगढ़ के संगम पर स्थित है। बामनी नदी है वो बेंगू से निकलती है। बेंगू के अंदर हरिपुरा की पहाड़ियां वहां से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर ये राजस्थान के भैंसरोडगढ़ के पास प्रवेश करके चंबल नदी में दड़ंगा लगा देती है। इस प्रकार चंबल नदी जब आगे बढ़ती है भैंसरोडगढ़ से लगा करके कोटा तक ये लगभग 100 किलोमीटर एक गहरे गार्ज में बहती है। ये एक गहरे गार्ज में बहती है। इस गार्ज के कारण ही इस नदी में वाटर सफारी संभव हो सकती है। तो आने वाले दिनों में ये वाटर सफारी के लिए जानी जाएगी। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो विश्व धरोहर के लिए नामित करने के लिए भेजी गई है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए, विश्व विरासत में शामिल करने के लिए भेजी गई है। ये एमपी से निकलती है और राजस्थान में बहती है और यूपी में बहती है। इस प्रकार ये 3 राज्यों में बहती है। इधर ये एमपी है, इधर ये राजस्थान है, इधर ये यूपी है। इस प्रकार ये 1051 किलोमीटर 3 राज्यों में बहती है। ये जो 100 किलोमीटर गार्ज है कोटा के आसपास में, इस प्रकार ये
कोटा में सर्वाधिक गहरा गर्ज बनाती है। और कोटा और बूंदी की सीमा पर एक स्थान है केशवराय पाटन। केशवराय पाटन के पास में ये सर्वाधिक गहरा और चौड़ा गर्ज बनाती है। केशवराय पाटन इसी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का रावत बाटा भी इसी नदी के किनारे जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और केशवराय पाटन जो बूंदी में स्थित है। और राजस्थान की 3 शुगर मिल है। गंगानगर शुगर मिल पहले मेवाड़ इंडस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध थी, वो जिसे द मेवाड़ शुगर मिल कहा जाता है 2, और तीसरी है केशवराय पाटन सहकारी मिल। तो इस प्रकार ये केशवराय पाटन जो सहकारी मिल है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। भगवान विष्णु का मंदिर है और हाड़ा राजाओं का आराध्य देव रहा है भगवान विष्णु। इस प्रकार केशवराय पाटन ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। कोटा प्लस बूंदी, फिर ये कुछ समय के लिए कोटा और प्लस सवाई माधोपुर की भी सीमा बनाती है। फिर सवाई माधोपुर में पालिया, जो पालिया स्थान है, पालिया से लगा करके जब ये धौलपुर में यमुना की सहायक बनती है तो वहां एक स्थान है धौलपुर का। धौलपुर से निकलने के बाद में ये यमुना की सहायक बनती है। तो राजस्थान का जो धौलपुर जिला है उसका लास्ट स्थान है यूपी के अंदर पिनाट। ये इस प्रकार पालिया से लगा करके पिनाट तक 252 किलोमीटर, यानी ये जो स्थान है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये 3 जिलों की मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है और टोटल 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। नदी द्वारा बनाई गई सर्वाधिक लंबी सीमा है। जैसे नदी काली नदी है, कर्नाटक और गोवा की सीमा बनाती है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं बनाती है। जैसे कृष्णा नदी है वो भी सीमा बनाती है 2 राज्यों की। गोदावरी नदी बनाती है, लेकिन गोदावरी की सहायक नदियां बनाती है, लेकिन वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल नदी 252 किलोमीटर सीमा बनाती है, जो नेचुरल बाउंड्री है। तो इस प्रकार सबसे लंबी सीमा चंबल नदी के द्वारा बनाई जा रही है, जो अंतर्राज्यीय सीमाओं में सबसे लंबी सीमा। जो ये गार्ज में जहां बहती है तो इस प्रकार ये यहाँ कट्टा फटा इसकी सहायक नदी आकर के इसमें जब गिरती है तो एक कट्टे फटे स्थान का निर्माण कर देती है। इसलिए अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक कोटा में होता है। अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि ऊंची नीची हो जाती है, जिसे उत्खात भूमि कहा जाता है। इसलिए चंबल अवनालिका अपर्दन और उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। इसे बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। इसे बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। इस प्रकार ये उत्खात भूमि वाली नदी है जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कोटा में करवाती है। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण करती है। इसलिए करौली को, इस क्षेत्र को डांग कहा जाता है और करौली को डांग की रानी कहा जाता है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। इस प्रकार ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग और कोटा दुर्ग, कोटा हाड़ा राजाओं का शासन रहा है। कोटा प्रसिद्ध रियासत रही है, राजस्थान के नवीनतम रियासतों में से एक है, जो झालावाड़ से जस्ट पहले बनाई गई थी। हाड़ा शासकों की कोटा है वो रियासत रही है। इस प्रकार इसके किनारे पहला दुर्ग था वो था भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो बामनी और चंबल नदी के संगम पर है। दूसरा दुर्ग है वो कोटा दुर्ग है और तीसरा दुर्ग है वो धौलपुर के अंदर दुर्ग है और उसे कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग। इस शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1532 में मारवाड़ के राजा, जैसे ये अपना राजस्थान है, राजस्थान के जोधपुर के राजा, जो यहाँ जोधपुर के राजा थे जिसे मारवाड़ कहा जाता था। मारवाड़ का राजा था मालदेव, जिसे हसमत वाला राजा, 52 युद्ध के विजेताओं का राजा कहा जाता था। उस राजा ने 1532 में बनाया था, लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस किले पर अधिकार कर लिया, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। एक चंबल की सहायक नदी है जो इस प्रकार 12 में बहती है और झालावाड़ में बहती है और काली सिंध की सहायक बन जाती है परवन नदी। परवन नदी के किनारे 12 के अंदर एक
और स्थित है किला जिसे शेरगढ़ कहते हैं। इसी शेरगढ़ को कोसवर्धन कहा जाता है। कोसवर्धन, ये शेरगढ़ और है। इस शेरगढ़ को इसी शेरशाह ने स्थापित किया था। ये भी शेरगढ़ ने पुनर्निर्माण किया। एक दिल्ली के पास शेरगढ़ और है। तो शेरगढ़ किला धौलपुर का, कोटा दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे खूब सारी ऐसी स्थलाकृतियां स्थित है, जैसे उत्खात भूमि कहा जाता है। चंबल पर 4 बांध बने गए हैं। यह विश्व की ऐसी पहली नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हैं। अच्छा, पहला जो बांध है वो मंदसौर तहसील में, मंदसौर जिले में बनाया गया है, जिसे गांधी सागर बांध कहते हैं। गांधी सागर बांध कहा जाता है। ये जैसा अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अपन ये कहें तो ये जब ऐसे प्रवेश करती है तो यहां 1 नवंबर 1956 को जो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब ये जो यहां एक स्थान है सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से राजस्थान ने लिया, क्योंकि सुनेल टप्पा में काली सिंध की सहायक नदियां, परवन की सहायक नदियां, पार्वती की कुछ सहायक नदियां बहती है। तो राजस्थान ने भौगोलिक दृष्टि से उपयोगी होने के कारण राजस्थान ने लिया। और यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है सिरोज, ये सिरोज क्षेत्र राजस्थान ने मध्य प्रदेश को दिया, क्योंकि यहाँ चंबल बहती है और चंबल के पानी को मालवा में काम में लेने के लिए मध्य प्रदेश ने मांग की। तब राजस्थान ने 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ, तब सिरोज का विलय मध्य प्रदेश में किया गया और सुनेल टप्पा का जो है विलय झालावाड़ का है, जो वहां वर्तमान में सुनेल टप्पा एक बड़ा थाना भी लगता है, तो वो सुनेल टप्पा है वो राजस्थान को दिया। तो इस प्रकार ये मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया है, जो चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। ये प्रथम चरण में बना था। प्रथम चरण में राजस्थान में ये चंबल नदी एमपी, राजस्थान और यूपी में बहती है। लेकिन जो चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस राजस्थान। इसमें 50-50% की भागीदारी है, 50 राजस्थान और 50 एमपी की भागीदारी है। चंबल परियोजना 50-50 की भागीदारी है। और ये जब परियोजना शुरू की गई तो 1953-54 में शुरू की गई। ये 1953-54 में विचार आया और चंबल परियोजना 50-50% राजस्थान और एमपी की भागीदारी से स्टार्ट की गई। 3 राज्यों में बहती है, यूपी की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, 2 राज्यों की भागीदारी है 50-50। तो प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया और एक जो बांध बना वो बांध बना कोटा बैराज। और कोटा बैराज सिंचाई परियोजना का बांध था, शुद्ध रूप से सिंचाई के लिए स्थापित किया गया और 1959 और 60 में बना। 60 में नेहरू ने खुद आकर के इस सिंचाई बांध के उद्घाटन किया। इससे 2 नहरें निकाली गई है, एक है बाई नहर और दूसरी है वो है दाई नहर। बाई नहर और दाई नहर, और इसका निर्माण प्रथम चरण में किया गया। यह भी प्रथम चरण में और यह दाई नहर निकाली गई इस प्रकार। और गांधी सागर बांध का निर्माण भी प्रथम चरण में किया गया। 1959 में निर्माण शुरू हुआ, 60 में नेहरू जी ने उद्घाटन किया। इस पर 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। इस प्रकार यह 115 मेगावाट जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है गांधी सागर बांध पर। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, लेकिन ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और मंदसौर जिले में पड़ता है। और जहां पड़ता है वो 2 पठार है, भानपुर पठार और रामपुरा का पठार, इनके मध्य स्थित है। भानपुर और रामपुर मंदसौर जिले में स्थित है। 1959-60 में बना, नेहरू ने उद्घाटन किया। 23 मेगावाट की 5 इकाइयां यानी 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। प्रथम चरण में कोटा बैराज बना, जो शुद्ध रूप से सिंचाई परियोजना है। इस कोटा बैराज की बाई नहर से कोटा
और बूंदी में सिंचाई होती है, कोटा और बूंदी में सिंचाई होती है। दाई जो नहर निकली, दाई नहर से 8 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, 8 लिफ्ट नहरें। इस प्रकार पहली लिफ्ट नहर है वो लिफ्ट नहर है जालीपुरा लिफ्ट स्कीम। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, जालीपुरा लिफ्ट स्कीम 12 में पड़ती है, जालीपुरा लिफ्ट स्कीम 12। दूसरी जो पड़ती है ये तहसील और उपखंड कार्यालय है कोटा का, दिगोद लिफ्ट स्कीम, दिगोद लिफ्ट स्कीम। ये जो जालीपुरा लिफ्ट स्कीम है ये कोटा में, और दिगोद लिफ्ट स्कीम है वो भी कोटा में। 2 लिफ्ट स्कीम तो कोटा में। बाकी इसके बाद में एक लिफ्ट स्कीम पड़ती है गणेशगंज, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम 12 में। फिर पड़ती है पंचेल लिफ्ट स्कीम, पंचेल लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में पड़ती है। पंचेल के बाद में लिफ्ट स्कीम पड़ती है सोरसेन लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में पड़ती है, सोरसेन लिफ्ट स्कीम। और एक पड़ती है कच्चारी लिफ्ट स्कीम, कच्चारी लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में पड़ती है, कच्चारी लिफ्ट स्कीम। इसके बाद में जो लिफ्ट स्कीम पड़ती है अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में पड़ती है। और दूसरी है अंता माइनर लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर लिफ्ट स्कीम 12 के अंदर गैस परियोजना है। उस गैस परियोजना के अंदर जो अंता माइनर लिफ्ट स्कीम से 12 गैस परियोजना को जल की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार इसकी लिफ्ट स्कीम है। कचारी, अंता, पच्चेल, सोरसेन लिफ्ट स्कीम, सोरखंड लिफ्ट स्कीम, गणेशगंज, पंचेल, अंता लिफ्ट, अंता माइनर, जालीपुरा, दिगोद, इस प्रकार टोटल 8 लिफ्ट स्कीम इस पर बनाई गई है। ये टोटल दाई नहर है वो 124 राजस्थान में, 124 मध्य प्रदेश में। इस प्रकार ये टोटल 248 किलोमीटर लंबी है। ये 124 राजस्थान में जहां पड़ती है वो कोटा में सिंचाई करती है, प्लस 12 में सिंचाई करती है, और फिर सिंचाई करती है वो मध्य प्रदेश में करती है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोटा बैराज के बारे में निम्न में से कथन असत्य है, तो कह सकते हैं कि इससे 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई, इससे 2 नहरें निकाली गई, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर में कोटा बूंदी में सिंचाई होती है और यहाँ 1 जिला एक्स्ट्रा दे सकता है असत्य करने के लिए। और दाई नहर से कोटा 12 और मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके नाम भी पूछ सकता है कि अंता लिफ्ट माइनर, अंता लिफ्ट परियोजना, जालीपुरा, दिगोद, गणेशखंड, पंचेल, सोरखंड, कंचारी। इस प्रकार ये लिफ्ट नहरें जो टोटल 8 होती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 8 लिफ्ट नहरें। अब इस लिफ्ट नहर के अलावा यहां पड़ता है मध्य प्रदेश, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर एक स्थान है पीपलदा। इस चंबल नदी पर पीपलदा लिफ्ट स्कीम और है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट स्कीमों में से एक है। फिर यहां पड़ता है करौली, और करौली के अंदर इंदिरा लिफ्ट है, जिससे कभी बात यह भी हो रही है कि केवलादेव गाना जो भरतपुर में पड़ता है उससे भी जलापूर्ति की जाएगी। तो करौली जो इंदिरा लिफ्ट परियोजना है, और पीपलदा सवाई माधोपुर में, ये भी चंबल पर है। बाई नहर है और दाई नहर है, टोटल चंबल पर 10 लिफ्ट नहरें हो गई। 8 तो हो गई दाई नहर पर, कोटा बैराज पर, बाकी चंबल नदी पर हो गई जो है वो पीपलदा, सवाई माधोपुर और करौली इंदिरा लिफ्ट परियोजना। तो इस प्रकार की लिफ्ट परियोजना है। इसके अलावा अपन जो एक चरण में पढ़े कि कोटा बैराज है, और दूसरा चरण 1970 में रावत बाटा के अंदर, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में 1970 में दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया।
ये दूसरा चरण था। पहला चरण तो कोटा बैराज जो शुद्ध रूप से सिंचाई था, और फिर था गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। गांधी सागर बांध इंदिरा चंबल परियोजना पर, चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। 4 बांध बने हैं। फिर दूसरे चरण के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। इस राणा प्रताप सागर बांध के रावत बाटा नामक स्थान पर राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन स्थापित है। रेप्स की स्थापना 1970 में कनाडा के सहयोग से की गई, और ये 1180 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है और 100 इकाइयां हैं। इस प्रकार 100 इकाइयों वाला 1180 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। 1970 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया राजस्थान एटॉमिक पावर कॉर्पोरेशन। और इस रावत बाटा पे जो 43 मेगावाट के लगभग 4 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, और 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन जल विद्युत से होती है। तो जल विद्युत ग्रह भी है और परमाणु विद्युत ग्रह भी है। राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दाबित भारी का हेवी वाटर का निर्माण करता है और अमेरिका को निर्यात किया जाता है। और यहाँ परमाणु कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन में। तो इस प्रकार यहाँ परमाणु विद्युत ग्रह भी होता है और जल विद्युत भी होता है। तीसरा बांध है जो तीसरे चरण में स्थापित किया गया, वो है जिसे कोटा बांध भी कहा जाता है, और कोटा बांध का दूसरा नाम है वो जवाहर सागर बांध भी है। और इस जवाहर सागर बांध पे 33 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं और 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इस प्रकार ये 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। और राणा प्रताप सागर बांध है वो जल विद्युत के रूप में 172 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है, और गांधी सागर बांध 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। इन टोटल में राजस्थान की और मध्य प्रदेश की भागीदारी 50-50% है। राणा प्रताप सागर बांध जो रावत बाटा में बनाया गया है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वहां राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन है जो भारत का दूसरा ऑटोमिक पावर स्टेशन है, जिसे कनाडा के सहयोग से बनाया गया। पहला भारत का पावर स्टेशन है वो तारापुरा महाराष्ट्र में बनाया गया। इस प्रकार इस पर 4 बांध है। पहला बांध गांधी सागर बांध, दूसरा बांध है वो रावत बाटा बांध, तीसरा है वह जवाहर सागर बांध, और चौथा है वो कोटा बैराज। इस प्रकार इस पर 4 बांधों का निर्माण करवाया गया। नदी की और विशेषता पढ़ते हैं कि नदी में और क्या क्या विशेषता है। इस प्रकार अपने को तोता मैना की तरह रटना नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अन्य भाइयों के साथ बांटना है, मुझे सहयोग करना है। मैं आपके द्वारा बहुत ज्यादा प्रेरित होऊंगा कि इस प्रकार आपने मेरा सहयोग किया, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और रटना बिल्कुल नहीं है, तोता मैना की तरह बिल्कुल नहीं रटना है, फैक्ट भी नहीं रटना है। अपने को मैप के माध्यम से, आपके पास में एटलस है, एटलस लेकर के बैठिए और उसके बाद में इसे तैयार करना है। इस प्रकार अपन पढ़ रहे थे कि दूसरा जो तीसरा बांध है जिसे अपन जवाहर सागर बांध कहते हैं, जवाहर सागर बांध से लेकर के जहां ये यमुना में मिलती है, यहां तक यमुना तक इसकी कुल लंबाई होती है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर, और इसके 1 किलोमीटर चौड़े बराबर एरिया के अंदर 1 किलोमीटर तो इसके नदी के किनारे किनारे, और 600 किलोमीटर जवाहर सागर बांध से, जिस जवाहर सागर बांध को जवाहर सागर अभ्यारण्य भी बना दिया गया है। जवाहर सागर अभ्यारण्य वो मगरमच्छों के लिए, मगरमच्छ और प्लस घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार जवाहर सागर अभ्यारण्य से यमुना तक इसे राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य बना दिया गया। राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य बना दिया गया। इसे राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य 1979 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया गया। इस प्रकार ये प्रथम, विश्व के अंदर प्रथम और भारत का प्रथम राष्ट्रीय नदी अभ्यारण्य है। विश्व में कहीं ऐसे नदी अभ्यारण्य के रूप में
उदाहरण नहीं मिलता है। जो अपना चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य 600 किलोमीटर लंबा है और इसके किनारे किनारे 1 किलोमीटर चौड़ा है, और इसमें जो संरक्षण किया जा रहा है वो संरक्षण किया जा रहा है घड़ियालों का और प्लस मगरमच्छों का। यह मगरमच्छों के लिए जाना जाता है और घड़ियालों के लिए जाना जाता है। यमुना में जहां मिलती है, और यमुना है वो गंगा में मिलती है। गंगा की सबसे लंबी नदी है, सहायक नदी है यमुना, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है वो चंबल नदी है। तो इस प्रकार चंबल में एक जीव पाया जाता है जो गंगा नदी का है, जिसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है जो मछली होते हुए भी, मत्स्य होते हुए भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और ये नेत्रहीन है। इससे 5 अक्टूबर 2009 को, उस समय पीएम थे मनमोहन सिंह सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को, जो एक स्तनपायी जीव है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। हाथी को राष्ट्रीय विरासत जीव के रूप में इसी 2009 में मान्यता दी थी। इसी के साथ में इसे जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को गांगेय सोंस भी कहते हैं, गांगेय सोंस। यह अंधा होता है और गंगा के अंदर टाइगर की भूमिका निभाता है, इसलिए इसे गंगा टाइगर भी कहा जाता है। गंगा टाइगर कहा जाता है। इसकी एवरेज जो एज है वो 35 साल के आसपास में होती है। 8 फीट लगभग ये अधिकतम लंबा हो सकता है। 100 किलो का होता है, यानी 1 कुंटल इसमें लगभग भार होता है। तो इस प्रकार गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और जवाहर सागर अभ्यारण्य से लगा के यमुना तक इसे राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य बना दिया गया, और ये विश्व का पहला नदी अभ्यारण्य। विश्व के झील अभ्यारण्य खूब मिल जाएंगे, जैसे मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ अभ्यारण्य कहा जाता है, उद्यान कहा जाता है। तो इस प्रकार झील, जैसे अपने उड़ीसा के अंदर भी झीलों को है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया है, लेकिन विश्व के अंदर पहला ऐसा उदाहरण है जिसे राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है, और वो भी नदी अभ्यारण्य के रूप में। विश्व की ये पहली नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध है। एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन था कि मुआने से उद्गम स्थल की ओर इन बांधों का क्रम होगा। यदि उद्गम स्थल से पूछे तो पहला आएगा गांधी सागर बांध, दूसरा आएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और चंबल नदी पर बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, क्योंकि गांधी सागर एमपी का बांध है। फिर आता है जवाहर सागर बांध, और फिर आता है कोटा बैराज, जो शुद्ध रूप से सिंचाई का है। तो इस प्रकार ये बांधों का निर्माण करवाया गया है। अब देखो, इस नदी पर एक रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, जो विश्व का सबसे लंबा रिवर फ्रंट होगा, और उस रिवर फ्रंट को कहा जाता है चंबल रिवर फ्रंट। देखो, विश्व में एक नदी है जो अपन यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें, ये कैलिफोर्निया, ये टेक्सास जहां नासा का केंद्र स्थित है, ये झीलों का, ये कनाडा। यहां एक नदी बहती है जिसके किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का यूएस